गुड इवनिंग एवरीवन। आईएफपीएच के इस डेली वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार कंडक्ट कर रहा है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सभी तक पहुंचाने के लिए। चलिए सेशन शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखते हैं। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम शिंदे, बीएचएमएस, एमडी होम्योपैथी और पीएचडी पीडियाट्रिक होम्योपैथी में एक डीपली रिस्पेक्टेड एजुकेटर, रिसर्चर और क्लिनिशियन। डॉक्टर पूनम करंटली सोनाजी राव क्षीर सागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बीड, महाराष्ट्र में एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के रूप में कार्य कर रही हैं। वे पीडियाट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में भी मान्यता प्राप्त हैं और पीजी स्टूडेंट्स की गाइड और एग्जामिनर के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। रिसर्च में उनका कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली स्ट्रांग है। उनके कुछ नोटेबल पब्लिश्ड पेपर्स हैं: एफिकेसी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन एलर्जिक राइनाइटिस इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप 4 to 14 इयर्स, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जो द क्लासिकल साइंस पेयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश हुआ था, और होम्योपैथिक अप्रोच टू ओटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रन, जो न्यू लाइफ एरा मंथली बाइलिंगुअल मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुआ था। पीडियाट्रिक केसेस में होम्योपैथी की इफेक्टिवनेस को आरसीटी के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करना ये जेन्युइनली सिग्निफिकेंट एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है। उनका काम सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं है। पीडियाट्रिक होम्योपैथी में क्लिनिकल एक्सीलेंस, साइंटिफिक अप्रोच और टीचिंग के थ्रू वे स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स दोनों को कॉन्टिन्यूसली इंस्पायर करते हैं। अ वार्म वेलकम टू डॉक्टर पूनम शिंदे। ओवर टू यू मैम। Myself, Dr. Poonam Shinde, and today's topic for presentation is pediatric constitutional prescribing long-term benefits. Pediatrics मतलब बच्चों की चिकित्सा का संबंध शिशुओं, बच्चों, किशोरों की सेहत, उनके विकास और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के मौके देने से है। पीडियाट्रिक्स में जन्म से लेकर युवावस्था यानी अप टू 18th ईयर 18 साल की उम्र तक बच्चों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम, पहचान और इलाज आदि शामिल है। पीडियाट्रिशियन मतलब बच्चों के डॉक्टर को न केवल शरीर के खास अंग मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम और जैविक प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि उन पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर भी ध्यान देना चाहिए जिनका बच्चों और उनके परिवारों की शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक सेहत और सामाजिक भलाई पर गहरा असर पड़ता है। So next is our homeopathy. Homeopathy is therapeutic method invented by Dr. Samuel Hahnemann. ये डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन द्वारा प्रतिपादित एक चिकित्सा पद्धति है जो दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। द फर्स्ट वन इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर मतलब समान से समान का उपचार। इसका अर्थ ये है कि किसी विशेष लक्षण वाले रोगी का उपचार होम्योपैथिक दवा से किया जाता है जो स्वस्थ व्यक्तियों में लक्षण उत्पन्न करती है। दैट इज लाइक क्योर्स लाइक। और दूसरा लॉ ऑफ मिनिमम डोज मतलब होम्योपैथिक दवाएं बार बार डाइल्यूशन और सबकशन मतलब तनुकरण और हिलाने के बाद भी अपनी जैविक सक्रियताएं बनाए रखती है, यहाँ तक कि उन्हें नंबर के से अधिक भी डाइल्यूट किया जाता है। So the introduction for today's topic is बचपन में शारीरिक विकास, न्यूरो डेवलपमेंटल ग्रोथ मतलब तंत्रिका विकास, इम्यून मैचुरेशन दैट इज प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे हम कहते हैं कि परिपक्व होने और भावनात्मक विकास एक महत्वपूर्ण दौर है। इस अवस्था में किए गए स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेप जीवन भर के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं। बच्चों में अक्सर बार बार संक्रमण, एलर्जी संबंधी विकार, व्यवहार संबंधी समस्याएं और विकासात्मक समस्याएं देखी जाती है। इन स्थितियों में अक्सर केवल लक्षणों पे केंद्रित प्रबंधन करने के बजाय एक व्यापक मतलब होलिस्टिक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, व्यापक व्यक्तिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो हमारे क्लासिकल होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग मतलब संवैधानिक उपचार निर्धारण वैयक्तिकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जहां
दवा का चयन बच्चे के लक्षणों की संपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल मतलब बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हेरिडेटरी जेनेटिक जो ट्रेड्स होते हैं वंशानुगत आए हुए और संवैधानिक विशेषता शामिल होती है। द एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग का मतलब क्या है? तो ये बच्चों की बीमारी के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और उसके स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देकर उसकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाना है। द आवर मेन एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग इज सो इस तरीके को मानने वाले जो लोग हैं मतलब फिजिशियंस है या जो थेरापेटिक मेजर्स वाले जो लोग हैं वो उनका कहना है कि अगर इसे सही ढंग से अपनाया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से बीमारी के बार बार होने की जो संभावना होती है मतलब रिकरेंस वो कम हो जाती है और बच्चों के सेहत में भी सुधार आ सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है और लंबे समय में विकास भी स्वस्थ तरीके से हो सकता है मतलब उसके हेल्दियर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। अ, बच्चों के इलाज में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग कितनी असरदार है इस पर अभी भी मतलब रिसर्च चल रही है, ऑनगोइंग रिसर्च है इसमें। और इसके लंबे समय तक क्लिनिकल असर को समझने के लिए और भी ज्यादा क्वालिटी वाली स्टडीज की जरूरत है मतलब लॉन्ग टर्म क्लिनिकल इम्पैक्ट वाली जो स्टडी की अभी भी जरूरत है। ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी सर्टेन चैलेंजेस है, करंट चैलेंजेस इन उसके अलावा बच्चों में लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां का बढ़ता प्रसार जैसे कि अस्थमा है, ओबेसिटी है, टाइप 1 डायबिटीज है, एक्जिमा है, डायबिटीज है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है मतलब आईबीडी या आईबीएस जिसे कहते हैं, जैसी लंबी समय तक रहने वाली बीमारियां क्रॉनिक डिसीजेस अभी दुनिया भर में कॉमनेस्ट होती जा रही है। ये बीमारियां बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक सेहत और स्कूल परफॉर्मेंस जो है स्कूल में प्रदर्शन और जीवन की गुणवत्ता पर असर डालती है और जिससे इन्हें व्यापक और लंबे समय तक चलने वाले प्रबंधन की जरूरत का पता चलता है मतलब इट हाईलाइट्स द नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ सर्टेन डिसीजेस। दूसरा है कि एलर्जी और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इसमें हाल ही के दशकों में इसमें वृद्धि हो रही है क्योंकि जैसे कि एटॉमिक डर्मेटाइटिस है, फूड एलर्जी है, अस्थमा है, ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, वो सारे मामलों में काफी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह या फिर पोल्यूशन भी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी उसके कारण हो सकते हैं। तो माना जाता है कि आनुवंशिक प्रवृत्ति, पर्यावरण प्रदूषण, खान पान में बदलाव, इंटेस्टाइनल जो माइक्रोबियल्स है, आंतों की माइक्रोबियल जर्म्स वो उनमें भी बदलाव और जीवन शैली में भी बदलाव जैसे कारक इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तीसरा है बिहेवियर एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मतलब व्यवहार और विकासात्मक विकार, ध्यान का अभाव या अति सक्रियता विकार मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जिसे कहते हैं या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, चिंता विकार जो है या फिर विलंब जैसी स्थितियां का निदान अधिक बार किया जा रहा है। दीर्घकालीन परिणामों में सुधार के लिए अ, शीघ्र पहचान और बहुविषयक व्यक्तिगत हस्तक्षेप आवश्यक है। द फोर्थ वन इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब एंटीबायोटिक्स के बार बार और अनुचित
उपयोग को प्रतिरोध के उद्भव में योगदान दिया गया है। जैसे कि सामान्य जीवाणु संक्रमणों का उपचार करना तेजी से कठिन होता जा रहा है। यह एंटीबायोटिक प्रबंधन, सटीक निदान, टीकाकरण, संक्रमण रोकथाम और ये एविडेंस बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन के इम्पोर्टेंस पे बल देते हैं। नेक्स्ट इज नीड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंशन भी मतलब क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी जरूरी है और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी जरूरी है। तो मॉडर्न पीडियाट्रिक्स में मतलब आधुनिक बाल चिकित्सा देखभाल में टीकाकरण, इष्टतम स्तनपान, स्वास्थ्य जीवन शैली, विकासात्मक निगरानी, मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और रोगों का शीघ्र पता लगाने के माध्यम से रोकथाम पर अधिक बल दिया जाता है। निवारक रणनीतियों का उद्देश्य बीमारी को कम करना, आजीवन स्वास्थ्य में सुधार करना और स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम करना है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन, मतलब व्यक्तिगत चिकित्सा का महत्व। अनुवंशिकता जैसे कि जेनेटिक, इम्यून फैक्टर्स मतलब प्रतिरक्षा कार्य प्रणाली, विकास, डेवलपमेंट, पर्यावरण और मनोसामाजिक कारकों के संदर्भ में प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। व्यक्तिगत चिकित्सा का उद्देश्य एक समान दृष्टिकोण अपनाने के बजाय प्रत्येक बच्चे को एक विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। होम्योपैथी में संवैधानिक नुस्खे में भी बच्चों के समग्र लक्षण मतलब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स प्रोफाइल आधार पर व्यक्तिगत मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। और जबकि जो मॉडर्न पीडियाट्रिक्स है मतलब आधुनिक सटीक चिकित्सा देखभाल है, तो वो व्यक्तिगत बनाने के लिए जेनेटिक्स या फिर मोलिकुलर या क्लिनिकल डाटा प्रेजेंटेशन मतलब उनका उपयोग करती है। और हम होम्योपैथी में टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे मेडिसिन हम देते हैं। इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब हिस्ट्री क्या है इसकी। इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अ, संविधान की अवधारणा का विकास 2500 साल से अधिक वर्षों में हुआ है। मतलब बहुत पहले से कॉन्स्टिट्यूशन के हैनिमन के इवोल्यूशन के पहले भी उसका ओरिजिन हो चुका है। होम्योपैथी के विकास से बहुत पहले बहुत सारे चिकित्सकों ने ये पहचान लिया था कि हर व्यक्ति में कुछ खास शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक गुण होते हैं जो स्वास्थ्य, बीमारी के प्रति संवेदनशीलता और इलाज के प्रति प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग इस लंबी परंपरा पर आधारित है और लक्षणों के पूरे समूह मतलब टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर आधारित हर व्यक्ति के लिए वो इंडिविजुअलाइज्ड अलग अलग मेडिसिन उसमें होम्योपैथी में दिए जाते हैं। सो इसमें पहला है हिप्पोक्रेट्स, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन। उन्होंने ऐसा बताया कि बीमारियों का कारण प्राकृतिक होते हैं न कि अलौकिक होते हैं, मतलब नॉट सुपर नेचुरल ओरिजिन, दे आर ऑफ नेचुरल ओरिजिन। उनका मानना था कि हर व्यक्ति की एक शारीरिक बनावट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। उन्होंने सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि मरीज का इलाज करने पर जोर दिया। तो इन्होंने थियरी ऑफ फोर ह्यूमर्स इंट्रोड्यूस किया था। उसमें ब्लड, फ्लेगम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल मतलब शरीर के चार तरल पदार्थ रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त, ये सिद्धांत दिया। स्वास्थ्य इन्हीं मतलब इन चीजों में जब बैलेंस रहता है तो फिर हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, ऐसे उनका मानना था। तो इसका महत्व है कि इन्होंने भी समग्र मतलब होलिस्टिक और व्यक्तिगत चिकित्सा पद्धति की नींव रखी, जिसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग को प्रभावित करती है। द सेकेंड वन इज फोर टेम्परामेंट्स।
मतलब ये हिपोक्रेटिक और गैलन की डिराइव्ड थ्योरी है। तो इसमें उन्होंने अ, व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख रसों पर उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया है उन्होंने। अ, उसमें सैंग्वाइन, कोलेरिक, मेलानकोलिक और फ्लेगमेटिक। तो सैंग्वाइन में होते हैं कि हंसमुख होते हैं, आशावादी होते हैं, मिलनसार होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। सो द सेकंड वन इज कोलेरिक, मतलब येलो बाइल, जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और असर्टिव होते हैं, मतलब बोलते हैं सामने आके। और तीसरा है मेलानिकोलिक, मतलब ब्लैक बाइल, जो संवेदनशील है, विचारशील होते हैं, विश्लेषणात्मक होते हैं, पूर्णतावादी होते हैं और बच्चों के शांत, चिंतित, भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं। और लास्ट वन है फ्लैग्मेटिक, मतलब शांत, धैर्यवान, सौम्य, विश्वसनीय। सो ये फोर टेम्परामेंट का क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। तो ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर भी व्यक्तिगत स्वभाव की अवधारणा ने बाद में संवैधानिक व्यक्तित्व और व्यक्तित्व रोगी देखभाल की विचारों की इसने नींव रखी है। मतलब हैनीमन के पहले भी ऑलरेडी ये कार्य चालू था। तो ये एक इमेज है कि सैंग्वाइन, कोलेरिक, फ्लेगमेटिक और मेलानिकोलिक, द फोर टाइप्स विच दे हैव डिस्क्राइब्ड। इसमें सैंग्वाइन जो है वो सोशली होते हैं, मतलब एक्टर्स, सेल्समैन, स्पीकर्स, और उनका एयर एलिमेंट है। फ्लैग्मेटिक में वाटर एलिमेंट है, डिप्लोमेट्स होते हैं, अकाउंटेंट, टीचर, टेक्नीशियंस। कोलेरिक रूलिंग और डोमिनेंट टाइप के होते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इसमें डिस्क्राइब किए गए। ये भी एक अनदर स्लाइड है, अगेन सैंग्वाइन, फ्लेगमेटिक, मेलानिकोलिक और कोलेरिक टेम्परामेंट की। सैंग्वाइन और कोलेरिक एक्सट्रोवर्टेड, फ्लेगमेटिक और मेलानिकोलिक और इंट्रोवर्टेड। इसमें तीसरा है सैमुअल हैनीमन, वो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। इन्होंने संवैधानिक उपचार पद्धति का परिचय दिया, जिसमें रोग को केवल स्थानीय विकृति के बजाय व्यक्ति की विशिष्ट संवेदनशीलता का परिणाम माना गया। उसमें उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब बुनियादी सिद्धांत है, सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब समान रोग का उपचार, इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब वैयक्तिकरण, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, लक्षणों की समग्रता, मिनिमम डोज, न्यूनतम खुराक, वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति या जीवन शक्ति, क्रॉनिक डिसीज, दीर्घकालीन रोग, और मायाज्मेटिक थ्योरी, मायाज्मेटिक सिद्धांत। सो अकॉर्डिंग टू हैनीमन, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर सैमुअल हैनीमन के अनुसार संविधान में शारीरिक विशेषताएं, मानसिक और भावनात्मक गुण, हेरिडेटरी या फिर जेनेटिक प्रवृत्तियां, बीमारी के प्रति संवेदनशीलता और पर्यावरणीय प्रभाव शामिल होते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू सैमुअल हैनीमन। और उनकी पुस्तक द क्रॉनिक डिसीजेस में हैनीमन ने बताया है कि क्रॉनिक मायाज्म, जो सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, कई पुरानी बीमारियों की जड़ में होते हैं और व्यक्ति की बीमारी के प्रति संवेदनशीलता को प्रभावित करते हैं। अब इसका पीडियाट्रिक रिलीवेंस क्या है, मतलब बच्चों की ट्रीटमेंट से इसका क्या रिलीवेंस है। तो बच्चों में संवैधानिक उपचार निर्धारित करते समय कुछ बातों का विचार किया जाता है। इसमें से
गर्भावस्था, प्रेगनेंसी एंड बर्थ हिस्ट्री, गर्भावस्था और जन्म का इतिहास, विकास और वृद्धि के चरण, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन, फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक इतिहास, टेम्परामेंट एंड बिहेवियर मतलब स्वभाव और व्यवहार, स्लीप, एपेटाइट, फियर्स, नींद, भूख और किस चीज की का डर है वो, और रिकरेंट इलनेसेस मतलब बार बार होने वाली बीमारियां। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने टोटेलिटी ऑफ मतलब समग्र व्यक्तिगत उपचार की नींव रखी, जो बाल चिकित्सा होम्योपैथिक उपचार में संवैधानिक उपचार का आधार बनी हुई है। अ, उनके बाद डॉक्टर केंट, जेटी केंट, उन्होंने ही एक्सपेंडेड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग। उन्होंने मरीज की मानसिकता और भावनात्मक स्थिति पर जोर देते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग की पूरी शारीरिक और मतलब मरीज की पूरी शारीरिक और मानसिक बनावट के आधार पर दवा देना, ये कंसेप्ट को विस्तार किया। उन्होंने अपने बुक लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी में केंट ने मरीज को एक पूर्ण इकाई मतलब एज अ होल के रूप में देखने पर जोर दिया। डॉक्टर केंट के अनुसार लक्षणों का क्रम मतलब हायरार्की ऑफ सिम्टम्स जो है वो कुछ इस प्रकार है। मेंटल सिम्टम्स, मानसिक लक्षण, इसमें बुद्धि, भावनाएं, इच्छा शक्ति, डर, चिंताएं, स्वभाव। दूसरा जनरल सिम्टम मतलब सामान्य लक्षण, जैसे कि थर्मल स्टेट शरीर का तापमान, भूख, प्यास, पर्सपिरेशन पसीना, नींद, उनके डिजायर और एवर्शन मतलब इच्छाएं और नापसंद। उसके बाद तीसरा पर्टिकुलर सिम्टम मतलब खास सिस्टम या ऑर्गन से रिलेटेड लक्षण मतलब जो चीफ कंप्लेंट्स हैं पेशेंट की। और उसके बाद लोकल लक्षण की लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, जगह, एहसास, तौर तरीके और बीमारी से जुड़े बदलाव। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेसमेंट, उसमें उन्होंने डॉक्टर केंट ने व्यक्तित्व और भावनाओं और इच्छाओं और नापसंद, ये जो है तापमान की प्रतिक्रिया, नींद वगैरह, तो उनकी सामान्य विशेषताओं पर जोर दिया। बच्चों के इलाज में इसका क्या महत्व है, पीडियाट्रिक रिलेवेंस क्या है, तो केंट ने व्यवहार और खेल, भावनात्मक प्रतिक्रिया, माता पिता के ऑब्जर्वेशन और सामान्य विशेषताओं को ध्यान रखने पर जोर दिया। वो हमें रेमेडी सिलेक्शन में हेल्प करता है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि केंट ने दवा चुनने में मानसिक सामान्य लक्षणों और व्यक्तिगत विशेषताओं को केंद्र में रखकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग को मजबूत किया। उनकी बात है सीएम बोगर, जो हैनिमन के सिद्धांतों को व्यवहारिक क्लिनिकल तरीकों के साथ इन्होंने, जिसमें दवा चुनने में खास लक्षण, मोडेलिटीज जैसे कि एग्रेवेशन, एमुलेशन और बीमारी के कारणों पर इन्होंने जोर दिया। उनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है सिनोप्टिक की ऑफ मटर अमेरिका एंड बोनसन बोगर मेथड। उन्होंने इस चीजों पे दिया, स्पेशली मोडालिटीज, कारण और कॉन्कोमिटेंट सिम्टम मतलब साथ में दिखने वाले लक्षण और सामान्य लक्षण। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, इसका क्या है, बोगर ने सिर्फ बीमारी के डायग्नोसिस पर आधार पर इलाज करने की बजाय व्यक्ति के सबसे खास लक्षण की पहचान करने पर जोर दिया। बच्चों के मामले में उसका महत्व क्या है, तो मोडालिटीज जैसे गर्मी से आराम मिलना, रात में तकलीफ बढ़ना, या फिर बेटर व्हेन कैरिड मतलब गोद में लेने के बाद जो अच्छा महसूस करते हैं, इनको ध्यान से देखने से सही कॉन्स्टिट्यूशनल दवा चुनने में हमें मदद होती है। उसका इम्पोर्टेंस ये है कि बोगर ने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इलाज मतलब इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट में मोडेलिटीज और खास लक्षणों के महत्व को उजागर करके कॉन्स्टिट्यूशनल दवा देने के तरीकों को और बेहतर बनाया। सो इट इज अबाउट टोटल हिस्ट्री। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स फॉर द टुडेज टॉपिक आर
अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग को समझना, बच्चों के इलाज में इसका महत्व, वैज्ञानिक और होम्योपैथिक आधार इससे क्या है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसके लिए क्या है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग? संवैधानिक उपचार पद्धति है, ये पहले हमें समझना होगा। संवैधानिक उपचार पद्धति एक शास्त्रीय होम्योपैथी का एक मूलभूत सिद्धांत है, जिसमें दवा का चयन केवल रोग निदान के आधार पर नहीं, बल्कि रोगी की व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। इसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय विशेषताओं को एक समग्र नैदानिक चित्र में एकीकृत करके बच्चे को समग्र रूप से समझना होता है। और जैसे कि अदर पैथीज में मतलब रोग विशिष्ट उपचार पद्धति में के विपरीत संवैधानिक उपचार पद्धति का ध्यान उस दवा की पहचान करने में केंद्रित होता है जो बच्चों के लक्षणों और संवैधानिक विशेषताओं की समग्रता पे सबसे सटीक रूप से मेल खाती है, मतलब जो एग्जैक्ट टोटलिटी को मैच कर जाती है। उसके मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इंडिविजुअलाइजेशन, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है इसलिए दवा का चुनाव भी हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। लक्षणों की समग्रता, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामान्य लक्षणों पर एक साथ विचार किया जाता है। उसके बाद होलिस्टिक मतलब समग्र मूल्यांकन, बच्चों की वृद्धि, विकास, व्यवहार, स्वभाव, जीवन शैली और पारिवारिक इतिहास और बीमारी के प्रति संवेदनशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण, इसका मकसद सिर्फ गंभीर लक्षणों से राहत दिलाना नहीं होता, बल्कि समग्र स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। उसके बाद रेगुलर फॉलोअप, नियमित फॉलोअप के से सामान्य स्वास्थ्य, विकास और बीमारी के दोबारा होने या न होने में आए बदलाव के जरिए दवा के असर की निगरानी की जाती है। मतलब रेगुलर फॉलोअप से हम ये चीजें असेस कर सकते हैं। उसमें क्लिनिकल असेसमेंट इंक्लूड्स फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें शारीरिक संरचना, जो ग्रोथ मतलब बच्चों का विकास, तापमान, भूख, प्यास, नींद आदि चीजों को ध्यान में रखते हुए। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक मतलब मानसिक लक्षण जैसे कि इंटेलिजेंस, बुद्धि, एकाग्रता, सीखने की क्षमता। तीसरा है इमोशनल ट्रेट्स मतलब भावनात्मक लक्षण जैसे कि डर, चिंता, क्रोध, स्नेह या संवेदनशीलता किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ। बिहेवियरल पैटर्न मतलब बच्चे का व्यवहारिक पैटर्न, खेलने की आदतें क्या है, उनका सोशल एंड इंटरेक्शन मतलब सामाजिक संपर्क कैसा है। फैमिली हिस्ट्री एंड हेरिडेटरी टेंडेंसी मतलब पारिवारिक इतिहास या हेरिडेटरी टेंडेंसी, वंशानुगत प्रवृत्तियां क्या है या फिर बीमारियां कौन सी हैं फैमिलीज में। माइस्मेटिक बैकग्राउंड मतलब पारिवारिक होम्योपैथिक सिद्धांत के अंदर ये माइस्मेटिक बैकग्राउंड आता है। इस चीज का क्लिनिकल रिलीवेंस क्या है पीडियाट्रिक्स में? बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली, नर्वस डेवलपमेंट मतलब तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन सिस्टम, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो विकसित हो रहे होते हैं। तो संवैधानिक उपचार पद्धति से समर्थक प्रारंभिक व्यक्तिगत उपचार से स्वास्थ्य विकास में सहायक और समय के साथ बार बार होने वाली बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता को संभावित रूप से कम करने का अवसर मानते हैं। और ये दृष्टिकोण होम्योपैथी का एक मूल सिद्धांत है। हालांकि इस सैद्धांतिक ढांचा और प्रभावशीलता पर अभी निरंतर वैज्ञानिक अनुसंधान का रिसर्च है। मतलब अभी भी इस पे रिसर्चेस होने चाहिए ताकि हम एविडेंस बेस्ड स्टडी रख सके मॉडर्न मेडिसिन के सामने। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? तो बचपन का समय तेजी से शारीरिक विकास, न्यूरोलॉजिकल परिपक्वता और इम्यून सिस्टम के विकास और भावनात्मक व्यवहार संबंधी बदलाव का दौर होता है।
इस दौरान बीमारी के लक्षण अक्सर बच्चे खास शारीरिक मानसिक बनावट, आनुवंशिक प्रवृत्तियां और आसपास माहौल से प्रभावित होते हैं। तो क्लासिकल होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग का मकसद सिर्फ बीमारी का इलाज करने के बजाय बच्चों को एक व्यक्ति के तौर पर समझना और उसका इलाज करना होता है। इसमें पहला आता है इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट सेंटर केयर। मतलब हर बच्चे की शारीरिक और मानसिक बनावट अलग होती है। एक ही बीमारी जैसे बार बार मतलब टॉन्सिलाइटिस या फिर एक्जिमा वाले बच्चों में अलग अलग मानसिक लक्षण दिखाई सकते हैं। इसलिए रेमेडी सिलेक्शन के टाइम दवा का चुनाव बीमारी के नाम के बजाय उनके लक्षणों के संपूर्ण समूह के आधार पर किया जाता है। जैसे रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर बच्चों में है तो संक्रमण वाले दो बच्चों की रेमेडीज अलग अलग आ सकती है, क्योंकि एक बच्चा डरपोक हो सकता है, दूसरा चिड़चिड़ा हो सकता है, एक को चिली हो सकता है, दूसरा हॉट हो सकता है। और मतलब एक को प्यास ज्यादा लगती होगी, दूसरा थर्स्टलेस हो सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन टोटली ऑन टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स। दूसरा, अर्ली इंटरवेंशन ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और बढ़त के दौरान शुरुआती दखल। तो बचपन का समय शारीरिक रूप से बहुत तेजी से ढलने और बदलाव में अपनाने वाला होता है। शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच में ये चीजें शामिल हैं: बढ़त और विकास के अहम पड़ाव। दूसरा, सोचने समझने की क्षमता का विकास। उसके बाद भावनात्मक परिपक्वता और व्यवहार से जुड़ी बातें। और इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब पोषण की स्थिति, उनके सोने का तरीका और परिवार का माहौल, ये सब चीजें असेसमेंट में इंक्लूड होनी चाहिए। और होम्योपैथी में स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देने और बार बार होने वाली बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए हर बच्चे को जरूरत के हिसाब से शुरुआती देखभाल का सुझाव दिया जाता है। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग डिसीज ससेप्टेबिलिटी, मतलब रोग संवेदनशीलता को समझना। केवल वर्तमान बीमारी पर विचार करने के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का के लिए हमें हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन क्या है उसका, फैमिली हिस्ट्री और रिकरेंट डिसीज पैटर्न क्या है बच्चे का, और जनरल रेजिस्टेंस क्या है, सामान्य प्रतिरोधक क्षमता किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए है या फिर किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए है, और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस मतलब पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, ये भी हमें समझना होता है। इससे क्या है, इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि बच्चों को बार बार एक जैसी बीमारियां क्यों हो जाती है, और जबकि समान परिस्थितियां है सब बच्चों के लिए, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए एक जैसी बीमारियां क्यों हो जाती है, ये हमें एक्सप्लेन मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करता है। मैनेजमेंट ऑफ रिकरेंट एंड क्रॉनिक डिसऑर्डर, बार बार होने वाली और पुरानी बीमारियों का इलाज। होम्योपैथिक प्रैक्टिस में बच्चों की बार बार होने वाली या पुरानी बीमारियों के लिए अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग का तरीका अपनाया जाता है। जैसे कि मतलब टॉन्सिलाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, और इंटेस्टाइनल गट्स से रिलेटेड कोई समस्या है, या फिर बिहेवियरल और इमोशनल कंसर्न्स है, मतलब व्यवहार और भावना से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां हैं। इसका मकसद बीमारी को बार बार होने से रोकना, सेहत में सुधार करना और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहांस करना, ये है। ये संभावित फायदे होम्योपैथी के सिद्धांतों पर आधारित है और क्लिनिकल रिसर्च में इनकी जांच अभी भी जारी है। उसके बाद होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ चाइल्ड। सो मूल्यांकन केवल बीमारी के लक्षणों तक सीमित नहीं है। ट्यूशन, मेंटल एबिलिटीज बच्चों की, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, उनका स्वभाव, टेम्परामेंट, फूड प्रेफरेंसेस क्या है, खाने पीने की पसंद, थर्मल रिस्पॉन्सेस क्या है बच्चों के, तापमान के प्रति रिस्पॉन्स क्या है, नींद क्या है, नींद और ड्रीम्स
या फिर सामाजिक मेल मतलब सोशल इंटरेक्शन, स्कूल का परफॉर्मेंस और फैमिली डायनामिक्स क्या है, ये व्यापक दृष्टिकोण बच्चों को समग्र रूप से समझने का प्रयास करता है। उसके बाद दीर्घकालीन स्वास्थ्य मतलब लॉन्ग टर्म हेल्थ पर्सपेक्टिव क्या है, तो क्लासिकल होम्योपैथी का ये मानना है कि संवैधानिक उपचार से बेहतर समग्र स्वास्थ्य, बेहतर प्रतिरोधक क्षमता, बार बार होने वाली बीमारियों में कम करंट डिसीजेस और हेल्दियर फिजिकल डेवलपमेंट, ये दीर्घकालीन परिणामों के समर्थन में के प्रमाण में अभी भी विकसित हो रही है और आगे जाके सुनियोजित नैदानिक अध्ययनों की आवश्यकता है इसमें भी। उसके बाद साइंटिफिक और होम्योपैथिक बेसिस क्या है पीडियाट्रिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग का। बच्चों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग होम्योपैथी में पारंपरिक सिद्धांतों को बच्चों की वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य के व्यापक क्लिनिकल मूल्यांकन से जोड़ा जाता है। होम्योपैथी में दवा का चुनाव बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। बायोमेडिकल नजरिए से देखें तो बच्चों का स्वास्थ्य, जेनेटिक्स या इम्यून सिस्टम का विकास या न्यूरो डेवलपमेंट या फिर पोषण, पर्यावरण और साइको सोशल कारकों से प्रभावित होता है। हालांकि बायोमेडिकल का सैद्धांतिक आधार होम्योपैथी के लिए खास है और ये अभी भी रिसर्च का विषय बना हुआ है। होम्योपैथिक आधार क्या है इसमें, तो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, हमारा लॉ ऑफ सिमिलर्स, ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। जैसे कि हमें पता है कि किसी स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण पैदा करने में सक्षम दवा को ऐसे मरीज के लिए चुना जाता है जिसमें वैसे ही लक्षण हो। दवा का चयन बीमारी के बजाय लक्षणों की टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे किया जाता है। दूसरा इंडिविजुअलाइजेशन, हर बच्चे की अपनी एक खासियत होती है, एक खास बात होती है, शरीर की विशेषताएं, मानसिक गुण, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, सामान्य लक्षण, अनुवंशिक प्रवृत्ति, यहाँ तक कि एक ही बीमारी क्लिनिकल डायग्नोसिस वाले बच्चों को उनके लक्षणों के अलग अलग पैटर्न के आधार पर अलग अलग दवाएं दी जा सकती हैं। तीसरा है टोटलिटी ऑफ सिम्टम। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का चुनाव इन बातों को परखने पर किया जाता है। मेन मतलब फिजिकल जनरल्स, मुख्य शिकायतें, शारीरिक चीफ कंप्लेंट्स, शारीरिक सामान्य लक्षण, मानसिक सामान्य लक्षण, भावनात्मक विशेषताएं, खास लक्षण और मोडालिटीज और फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद वाइटल फोर्स, क्लासिकल होम्योपैथी के अनुसार स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और का सही संतुलन कामकाज पर निर्भर करता है। बीमारी इसी जीवन शक्ति में होने वाली एक गतिशील गड़बड़ी है जिसे हम डायनेमिक डिस्टर्बेंस इन वाइटल फोर्स कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मकसद ये वो जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसे वो डिस्टर्बेंस संतुलन को फिर से नॉर्मल संतुलन बहाल करना होता। उसके बाद मायज़मेटिक थ्योरी, हैनीमन ने क्रॉनिक बीमारी की प्रवृत्तियां के बारे में बताया जिसमें उन्होंने सूरा, साइकोसिस और सिफिलिस, उनके उनके बाद कई होम्योपैथ ने बच्चों के इलाज में ट्यूबरकुलोमाइसिस का भी मतलब उसकी भी बात की है। ये कंसेप्ट होम्योपैथी की थ्योरी के लिए खास है और मुख्य धारा की बायोमेडिकल पैथोलॉजी में इसे मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी होम्योपैथी में हम मेडिसिन इसी बेसिस पे हम चूज करते हैं। ये तो होम्योपैथिक बेसिस हुआ। साइंटिफिक बेसिस क्या है? संवैधानिक उपचार पद्धति होम्योपैथिक दर्शन पर आधारित है, फिर भी कई जैव चिकित्सा सिद्धांत व्यक्तिगत बाल चिकित्सा मूल्यांकन को के महत्व को समर्थन करते हैं। इसमें जेनेटिक्स और हेरिडिटरी मतलब आनुवंशिक और वंशानुक्रम बच्चों को कुछ स्थिति में मतलब ससेप्टिबल कंडीशन में, जैसे कि ससेप्टिबिलिटी टुवर्ड्स अस्थमा, एलर्जीज, डायबिटीज और ऑटोइम्यून डिसीज और
तंत्रिका विकास संबंधी विकार। इसलिए फैमिली हिस्ट्री मतलब पारिवारिक इतिहास बाल चिकित्सा मूल्यांकन का एक अनिवार्य घटक है। उसके बाद एपिजेनेटिक्स मतलब पर्यावरण से जुड़े प्रभाव। डीएनए सीक्वेंसिंग को बदले बिना कुछ एपिजेनेटिक तरीकों से जीन के काम करने के तरीका, जीन एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो उसमें बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि मदर का न्यूट्रिशन, खान पान, तनाव, प्रदूषण, बचपन के शुरुआती अनुभव असर डालते हैं। इसलिए हम हिस्ट्री लेते समय मैटरनल हिस्ट्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये भी लेते हैं। इसका यही मतलब क्लिनिकल रिलेवेंस है। उसके बाद इम्यून सिस्टम का विकास। बचपन के दौरान इम्यून सिस्टम लगातार विकसित होता रहता है। इम्यूनिटी पर असर डालने वाले कारक है ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूट्रिशन, खान पान, वैक्सीनेशन और माइक्रोबायोम, नींद, शारीरिक गतिविधि, पर्यावरण के संपर्क में आना, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स। उसके बाद न्यूरो डेवलपमेंट मतलब तंत्रिका विकास। बचपन के शुरुआती दौर में मस्तिष्क का विकास सबसे तीव्र होता है। भावनात्मक सुरक्षा, सीखने का अवसर, पोषण और पर्यावरणीय प्रोत्साहन इन चीजों को प्रभावित करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे संज्ञानात्मक विकास हम कहते हैं, इमोशनल रेगुलेशन, भावनात्मक नियमन, बिहेवियर, बच्चों का व्यवहार और सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी। जैसे कि बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज अभी कॉमन है, डिसकैलकुलाई है, डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है। तो ये चीजों को असेस करने में हमें ये मदद करता है। उसके बाद डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी मतलब विकासात्मक लचीलापन। बच्चों में उल्लेखनीय शारीरिक अनुकूलन क्षमता होती है। स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और उचित प्रबंधन से भविष्य के स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ये इसेंशियल है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मतलब क्लासिकल होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग का मकसद अगेन सिर्फ मौजूदा बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि पेशेंट एज अ होल ट्रीट करना है। सो इसके प्रोपोनेंट्स मतलब इसके जो एडवोकेट्स है, जो समर्थक है, जो तो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति के हिसाब से के लिए करने वाले इलाज में लंबे समय तक सेहत बना रह सकती है और बार बार होने वाली बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। हालांकि होम्योपैथी साहित्य में इन फायदों का जिक्र मिलता है, लेकिन अभी भी ये इसे भी बेहतर क्वालिटी रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि आज का इरा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का है। स्वास्थ्य विकास और वृद्धि के लिए बच्चों की जरूरतों के हिसाब से पूरी देखभाल, वृद्धि और विकास बच्चों की सेहत के मुख्य संकेत हैं, जिन पर आनुवंशिक, पोषण संबंधी, हार्मोनल, पर्यावरणीय और मनोसामाजिक कारकों का असर पड़ता है। बच्चों को होम्योपैथिक इलाज में हर बच्चे की खास जरूरत के हिसाब से उन्हें दवा देकर उनके स्वास्थ्य विकास में मदद करने का लक्ष्य रखा जाता है। और WHO जो ग्रोथ स्टैंडर्ड्स है, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंटल स्टैंडर्ड्स, तो वो एक मूल्यांकन असेसमेंट माना जाता है। दूसरा है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ क्या है, तो इट इज अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज मतलब शरीर की आकार, लंबाई, वजन, BMI, ये इसमें मात्रात्मक बढ़ोतरी। और डेवलपमेंट क्या है, तो क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब फंक्शंस में चेंजेस, कामकाज और गुणात्मक बदलाव, जैसे कि मोटर डेवलपमेंट है, भाषा है, सोचने समझने की शक्ति है, भावनात्मक और सामाजिक कौशल का उसमें शामिल होते हैं। इसमें पहला पॉइंट है फिजिकल। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग एम्स टू सपोर्ट हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइलस्टोन मतलब स्वास्थ्य विकास और वृद्धि के महत्वपूर्ण पड़ाव वो हेल्दी रहे। फिर बेहतर भूख, पाचन, पोषण, बेहतर नींद,
जो विकास और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है। बार बार होने वाली बीमारियां उनकी आवृत्ति में कमी ऊर्जा, सहन शक्ति और दैनिक गतिविधि की भागीदारी में वृद्धि। दूसरा, मानसिक तौर पे द फोकस इज ऑन सपोर्टिंग बेटर कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, मतलब बेहतर एकाग्रता और ध्यान देने ध्यान, बेहतर सीखने और स्मृति, स्वास्थ्य, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट और भाषा विकास। उम्र के अनुसार शैक्षणिक प्रदर्शन, जिसे हम एज अप्रोप्रिएट एकेडमिक परफॉर्मेंस कहते हैं, बेहतर नींद और समग्र स्वास्थ्य इन परिणामों में योगदान दे सकते हैं। उसके बाद इमोशनल हेल्थ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेसमेंट इंक्लूड्स चिंता, डर, चिड़चिड़ापन, इसमें मूड, भावनात्मक रूप और मजबूत रहने तथा आत्मविश्वास, तनाव को सामना करना, इसका मकसद भावनात्मक संतुलन और स्वास्थ्य, मानसिक विकास को बढ़ावा देना है। उसके बाद सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ, लॉन्ग टर्म गोल्स इंक्लूड्स हेल्दी पीयर रिलेशनशिप, मतलब दोस्तों के साथ अच्छे संबंध, परिवार के साथ बेहतर बातचीत। ये सभी पहलू आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। दूसरा, इम्यून रेजिलेंस, मतलब प्रतिरक्षा क्षमता, प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमणों से लड़ने, प्रभावी ढंग से ठीक होने और स्वास्थ्य बनाए रखने की क्षमता है। जैसे कि प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम बचपन में परिपक्व होती है, इसलिए छोटे बच्चे बार बार होने वाले संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का परिपक्व प्रसव पूर्व अवधि, जैसे हम प्रीनेटल पीरियड्स में मैटरनल आईजीजी पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। न्यूनेट में ब्रेस्ट मिल्क सप्लाइज प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी। और इन्फेंसी में अपने आप इम्यूनिटी डेवलप होती है। और उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में बेटर इम्यून रेगुलेशन विथ वैक्सीनेशन वगैरह। अब फैक्टर सपोर्टिंग इम्यून रेजिलेंस क्या है कि संतुलित पोषण, स्तनपान, पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधि, भावनात्मक सेहत, बचपन में बार बार होने वाले संक्रमण आम संक्रमण में शामिल है, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस और गैस्ट्रोएंटराइटिस। प्री स्कूल के उम्र के बच्चों में बार बार होने वाले वायरल संक्रमण अक्सर इम्यून सिस्टम के असामान्य विकास का हिस्सा होते हैं, क्योंकि आम वायरस के संपर्क में बार बार आने से एडाप्टिव इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद मिलती है। इसका होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग सिर्फ इन्फेक्शन का इलाज करने के बजाय बच्चों की व्यक्तिगत संवेदनशीलता पर ध्यान देता है। और इसके असेसमेंट में जनरल हेल्थ मतलब सामान्य स्वास्थ्य, मेंटल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फैमिली हिस्ट्री, पैटर्न्स ऑफ रिकरेंट इलनेस, ये शामिल है। और इसका मेन गोल जो है, इसका मेन मकसद समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और बार बार होने वाली बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता को कम करना है। रूटीन हमारा जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम, उसके अनुसार बच्चों के नियमित टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये टीके से रोके जाने वाली बीमारियों से बचाव का एक स्थापित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय है। लेकिन बच्चों के समग्र स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोध क्षमता और व्यक्तित्व सेहत को बेहतर मैम बनाने हमारा के लिए। टाइम खत्म हो गया है। यस इट्स मैम, टाइम फॉर ओके नेक्स्ट ओके टीम। ओके ओके ओके।
थैंक यू वेरी मच मैम, आज का सेशन बहुत एनरिचिंग रहा। पीडियाट्रिक होम्योपैथी में रिसर्च बैक क्लिनिकल अप्रोच, ये पर्सपेक्टिव सबके लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जेन्युइनली वैल्यूएबल था। आईएफपीएच और तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। इंग्लिश टीम थैंक यू यू। कैन टेक ओवर। Okay, ma'am. Thank you so much, Hindi team.